क्लास कक्षा 11 कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 11 अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जिसका आज 5वां और लास्ट क्लास है। हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ लेते, किंतु कुछ कुछ टॉपिक छूटा था जिसको आज मैं क्लियर कराऊंगा और इसको आज हम लोग क्लोज करेंगे। जैसे आता है विदेशी व्यापार प्रवर्तन। विदेशी व्यापार प्रवर्तन मतलब विदेशी व्यापार जब हम लोग एक देश से दूसरे देश से व्यापार करते हैं, अर्थात आयात और निर्यात करते हैं, तो उनमें किन किन प्रवर्तन अर्थात किन किन कागजों, प्रपत्रों, प्रलेखों के बारे में हमको बताया जाता है कि किन किन प्रलेखों का उपयोग हम इन व्यापार में करते हैं। जैसे आता है निर्यात विधायक क्षेत्र के प्रयोजन। तो निर्यात व्यापार क्षेत्र के प्रयोजन में मतलब होता है कि हम डाक संचार, जिसको हम लोग तार या डाकघर के माध्यम से संचार करते हैं, कि पत्रों को किस प्रकार प्रलेखों में भेजा जाता है। उसके बाद जैसे बोला जाता है निर्यात विधायक क्षेत्र का अभिप्राय उस औद्योगिक क्षेत्र से है जो प्रायः निर्यात मदों के उत्पादन विधायक हेतु इकाइयों को प्रोत्साहन करने के दृष्टिकोण से अंतरराष्ट्रीय पोर्ट या एयरपोर्ट के निकट स्थित होता है। जैसे आप अपने निर्यात करना चाहते हो, अपने सामान को भेजना चाहते हो, तो उससे संबंधित जब हम सामान को भेजेंगे तो या तो पोर्ट अर्थात बंदरगाह के आसपास या हवाई जहाज, जहां से हम क्या बोलते हैं एयर इंडिया जिसको बोलते हैं एयरपोर्ट के आसपास एक ऐसा क्षेत्र होगा या ऐसा एक सामान को भेजने के लिए एक ऑफिस या कार्यालय होगा जो उसके सामने ही होगा। आगे बोलता है निर्यात विधायक क्षेत्र, जिसको ईपीजेड है ना बोला जाता है। इसकी विशेषता बताया है, ईपीजेड इकाई का संपूर्ण उत्पादन सामान का निर्यात कर दिया जाता है, अर्थात इसको केवल निर्यात के लिए ही बनाया जाता है। दूसरा बोलता है निर्यात उत्पादन, जो भी आप सामान भेजना चाहते हो, निर्यात उत्पादन पूंजीगत उपकरण। पूंजीगत उपकरण अर्थात लंबे समय के चलने वाले संपत्ति, जिसमें मशीनरी हो गया, कच्चे माल हो गया, आपूर्तिकर्ता, उत्पादक आदि का आयात शुल्क मुक्त होता, मतलब इसमें कोई शुल्क नहीं लगता। अगला बोलता है ईपीजेड के माध्यम से आयात तथा निर्यात हेतु प्रक्रिया बहुत सरल व गतिशील हो जाती है। जैसे आप लोगों को पता है कि किसी भी विदेशी व्यापार को करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे माल को हम कहाँ पर बेचेंगे, कहाँ पर हमारे व्यापारी होंगे, कहाँ पर हमारे ग्राहक होंगे, किन सामानों का सरकार अनुमति देती है कि हम सामान को भेज सके या मंगवा सके। तो इन सभी प्रपत्रों के माध्यम से जो हमें कठिनाई होती है, उस कठिनाई से मुक्त कराने का काम किसका होता है, निर्यात विधायक क्षेत्र का। आगे बोलता है इसकी प्रयोजना, सिंगापुर एवं हांगकांग के मुक्त व्यापार क्षेत्र के आधार पर मुक्त आयातों निर्यातों के सुचारू बनाने के उद्देश्य से भारत में भी ईपीजेड की स्थापना हुई। प्रत्येक क्षेत्र में राज्य को प्रोत्साहन के एक प्रमुख श्रृंखला के साथ साथ विकसित भूमि, मानक डिजाइन के कारखाने, भवन, निर्मित दुकानें, सड़क, पावर, जल आपूर्ति, ड्रोनेट जैसी मूल ढांचागत सुविधाएं प्रदान की गई। अर्थात आपको किसी भी व्यवसाय से अगर आप अपने देश से दूसरे देश में आयात करते हो या निर्यात करते हो, तो उसमें जो भी कठिनाई आती है, जो भी सुविधाएं आपको लेनी है, वो सभी सुविधाएं इसके माध्यम से उपलब्ध हो जाती हैं। आगे बोलता है भारत में पहला ईपीजेड 1965 में कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के नाम से स्थापित किया गया। बाद में जो क्षेत्र स्थापित किए उसे ईपीजेड एस के नाम से जाना गया। ठीक, इसके बाद बहुत सारे इसके क्षेत्र के बारे में बताया है, जो बहुत सारा नाम है, जैसे कांडला फ्री ट्रेड जोन गुजरात में है जो, उसके बाद सांतरापुर इलेक्ट्रिकल एयरपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो मुंबई में है, नोएडा एयरपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो उत्तर प्रदेश नोएडा में है। ऐसा करके बहुत सारे जोन की स्थापना की है। ठीक, उसके बाद आता है आपका निर्यात मुख्योद्योग इकाई। एक निर्यात मुख्योद्योग इकाई का वह इकाई है जिसका संपूर्ण उत्पादन रद्दी तथा उन मदों को छोड़कर जिन्हें विशेष रूप से डोमेस्टिक ट्रैफिक एरिया के सप्लाई करने की अनुमति होती है, निर्यात हेतु होता है। डीटीए में उन सभी क्षेत्रों जिसको बोला जाता है डोमिनिक ट्रैफिक एरिया, जिसका शॉर्ट नेम डीटीए में सम्मिलित किया जाता है। इसके आयात व निर्यात कस्टम शुल्क के अधीन होता है। अगर आप ऐसा व्यापार करते हो तो इससे शुल्क क्या हो जाता है,
अधीन होता है, इससे वो पड़ जाता है, इसमें कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं होती। फिर आगे बोलता है निर्यात मुख्यति इकाई निर्यात विधायक क्षेत्र के भेद, उसके बारे में बताया है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक, उसके बाद मैं पीछे का एक एक कुछ टॉपिक छोड़ा था जिसको मैं बता देता हूं आप लोगों को। जैसे बोलता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश के तरीके। यदि आप किसी अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना चाहते हो तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के आप लोगों को इन तरीकों को अपनाया जाता है। जैसे पहला बोलता है आयात तथा निर्यात। आयात निर्यात अपने देश में उत्पादित वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना, या आयात दूसरे देश की वस्तुओं को अपने देश में क्रय कर या खरीदना होता है। आयात निर्यात दोनों तरीके से हो सकते हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष निर्यात से तात्पर्य जब फर्म स्वयं विदेश देशों से किसी वस्तु के संदर्भ में संपर्क करती हो और औपचारिकताएं खुद पूरी करती। जैसे आप जहां पर उत्पादन हो रहा है आप खुद जाकर संपर्क करिए, है ना, और वहां से खुद प्रत्यक्ष रूप से उनसे सामान मंगवाइए। और अप्रत्यक्ष वस्तु के निर्यात आयात से देशों के व्यक्ति को नियुक्त करती है, जिसके मध्यस्थ कहा जाता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप क्या करो, किसी दूसरे व्यक्ति को वहां पर नियुक्त कर लो और उसके माध्यम से सामान को खरीदने और बेचने का काम करो। निर्यात व्यापार की प्रक्रिया, जानकारी प्राप्त करना, मूल्य उद्धरण भेजना, ऑर्डर आदेश की प्राप्ति करना, आयात की साख का मूल्यांकन, भुगतान के प्रत्याभूति सुरक्षित करना, निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना, आयातक निर्यातक कोड संख्या प्राप्त करना, पंजीकरण सहित सदस्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना, निर्यात ऋण गारंटी निगम की पंजीकरण करना, लदान के पूर्व वित्त प्राप्त करना, वस्तु का उत्पादन एवं उपलब्धता देखना, लदान के पहले निरीक्षण करना, प्रेषण माल के अनुसार निरीक्षण करना, प्रक्रिया गुणवत्ता नियंत्रण करना, स्व प्रमाणीकरण करना, मतलब जब आप माल भेज रहे हो तो आप उसको खुद देखोगे ना कि हाँ मैंने जो सामान बनाया है, जो सामान मैं भेज रहा हूँ वो सही है, अच्छे तरीके से पैकिंग है, अच्छे तरीके से सब चीज बंधा हुआ है, कुछ टूटने फूटने का डर तो नहीं है, जितनी क्वांटिटी जितनी मात्रा में उन्होंने सामान मंगाया है उतनी मात्रा में सामान है या नहीं, ये सबका प्रमाणीकरण करना, उत्पादन का निकास करना, उद्गम का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, लदान स्थान का आरक्षण, अर्थात आप जो सामान भेज रहे हो उसको आरक्षण करना मतलब रिजर्व करवाना, पैकिंग को आगे भेजना, वस्तु का बीमा कराना, बीमा शुल्क निकासी, मालिक को रसीद प्राप्त करना, भाड़े का भुगतान, लदान पत्र बीमा, बीजक तैयार करना और भुगतान निश्चित करना। ये सब प्रक्रिया आपको करनी पड़ती है। ठीक, और एक लास्ट टॉपिक मैंने जो बताया था एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्व जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्या महत्व होता है। पहला होता है औद्योगिकी विकास। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में औद्योगिक विकास का योगदान मिलता है क्योंकि विदेशों से कच्चा माल आयात किया जाता है और नकली माल को विदेशों में बेचा जाता है। सही बात है, अगर आपके यहाँ पे ज्यादा सामान उत्पादन हो रहा है तो आप क्या कर लो, जो सामान यहाँ पर आप बनाना चाहते हो और वो मटेरियल नहीं मिलता है तो आप क्या कर लो, बाहर देशों से क्या कर लो, सामान मंगाकर उसको रॉ मटेरियल को अच्छे से यूज कर लो, उपयोग कर लो, सामान का उत्पादन कर लो और सामान को क्या कर दो, भेज दो। तो ये काम कर सकते हो। दूसरा बोलता है तकनीकी ज्ञान का विकास। विदेशों के माध्यम से जब बड़े विदेशों से हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बुलवाते हैं तो तकनीकी मतलब अच्छी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सामानों का उत्पादन के तरीके का उपयोग कर सकते। बोलता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के द्वारा विदेशों से तकनीकी ज्ञान का आयात किया जाता है, मतलब वहां के तरीकों के माध्यम से। देखना आप विदेशों में जो तकनीक होता है सामान को बनाने का, तो एक फैक्ट्री या कारखाने का कभी निरीक्षण करो या आपने YouTube में देखो कभी इंटरनेट के माध्यम से, तो देखना उसमें एक जगह सामान डालते हैं कच्चा मटेरियल और वो केवल मशीनों के माध्यम से इतनी आसानी से सामान पैक होकर उत्पादित हो जाता है। अर्थात केवल उसको सामान डालना है और मशीनों के माध्यम से सामान बन जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर उसको मजदूरों के माध्यम से बनाया जाता है। मतलब हमारे यहाँ पर उसकी अभी मतलब तकनीकी का अभी भी अभाव है। हम लोग क्या करते हैं, विदेशों से उस चीज को मंगवाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों को आयात करवाते हैं, मशीनों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सामानों का निर्माण करते हैं।
विकास होता है। उसके बाद आता है मुद्रा, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। अब सही बात है, यदि आप विदेशों से व्यापार कर रहे हो, विदेशों में सामान भेज रहे हो, है ना, निर्यात कर रहे हो, तो विदेशों की मुद्रा भी आपको मिलेगी, अर्थात आपके यहाँ की रुपया और वहाँ की रुपया मुद्रा में फर्क होता है जो आपको वहाँ से प्राप्त होता है। उसके बाद अगला बोलता है एकाधिकार प्रवृत्ति पर रोक। देखना, जो एक सामान हमको जो यहाँ के माध्यम से केवल जो निर्मित होता है वो यहाँ पर ज्यादा कीमतों पर मिलता है। यदि वही सामान ज्यादा मिलने लगे या ज्यादा कंपनियां या ज्यादा उद्योग उस सामान को बनाने लगे तो उसका रोल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अर्थात अगर कोई एक व्यक्ति उस सामान का निर्माण करता है तो उस पर एकाधिकार हो जाता है, मतलब मेरा ही अधिकार है, मैं मनमाना कीमत उससे ले सकता हूँ। लेकिन वही सामान अगर ज्यादा लोग उत्पादन करने लगे तो उसका रेट कम हो जाएगा। उसी को बोलता है विदेशी व्यापार के कारण विदेशी प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, अर्थात कोई उत्पादक एकाधिकार प्राप्त कर शोषण करने की स्थिति में नहीं रहता। अगला बोलता है प्राकृतिक साधनों का संपूर्ण। विदेशी व्यापार के प्रत्येक देश में प्राकृतिक संसाधन कुशलता उपयोग होती है। प्रत्येक देश प्रायः उन विदेशों में ही विशिष्टीकरण करता है जिसमें प्राकृतिक साधन प्रदेश उपलब्ध है। और अन्य महत्वपूर्ण बोलता है देशों में रोजगार की वृद्धि अवसर होते हैं, है ना, उत्पादन साधनों का अकुलतम उपयोग होता है, उत्पादकों को विस्तृत बाजार में लाभ प्राप्त होते हैं, उत्पादन के तरीकों में सुधार होता है, आर्थिक विकास तेजी आती है और व्यापार करने वाले देशों के मध्य पारस्परिक संबंध मजबूत होता है। अर्थात विदेशी व्यापार करने से विदेशों की मुद्रा प्राप्त होती है, विदेशों के संबंध में जानकारियां मिलती हैं, विदेशों की संपर्क स्थापित होता है ना, आर्थिक स्थिति सुधरती है, रोजगार में वृद्धि होती है ना, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए हमको विदेशी व्यापार करना पड़ता है। हाँ, विदेशी व्यापार में बहुत सारी कठिनाई है जिनको दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं, क्योंकि विदेशी व्यापार के माध्यम से हमको नई नई तकनीकी, नए नए अनुसंधान, नई नई चीजों की उपलब्धता हमारे देश में उपलब्ध हो जाती है। अर्थात विदेशी व्यापार हमारे लिए बहुत अच्छा है। इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने एक बार नहीं 2 बार दी है। आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज इसका 5वां और आखिरी क्लास था। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर है मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को भेजूंगा और आप कोशिश करना जल्दी से जल्दी इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करें। और इससे संबंधित कोई भी डाउट होगा तो एक बार मुझसे पूछ लेना। जितना मैंने बताया इतना क्लियर है।